चांदीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ खेतों की हरियाली थी और सुबह होते ही हर घर से चूल्हे के धुएं की हल्की सी खुशबू आने लगती थी। गांव के लोग अपनी पुरानी सोच और अपने रीति रिवाज के लिए जाने जाते थे। लेकिन उस दिन चांदीपुर में सुबह कुछ अलग थी। गांव की पुरानी चाय की दुकान पर रुक्मणी चाची, भोला और हरीराम बैठे चाय पी रहे थे। तभी गली से एक नई लड़की धीरे धीरे गुजरी। रुक्मणी चाची ने आंखें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा। अरे भोला, जरा देख तो, ये लड़की कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। चाची, तुम्हें इतना भी नहीं पता? ये तो गोपाल की बीवी है। क्या? गोपाल की बीवी? लेकिन गोपाल तो कल ही शहर से वापस आया है। हाँ चाची, गोपाल ने शहर में काम करते वक्त शादी कर ली। लड़की का नाम काव्या है। अच्छा, तो ये शहर की लड़की है। तब तो देखना, 2 दिन में गांव से भागने का रास्ता ढूंढेगी। चाची, पहले ही फैसला क्यों सुना रही हो? फैसला नहीं सुना रही। शहर की लड़कियां गांव का काम क्या जाने? न सुबह जल्दी उठना, न चूल्हा संभालना, न खेतों की समझ। बस कपड़े अच्छे पहनना और शहर जैसी बातें करना जानती होंगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा। उधर काव्या चुपचाप अपने नए घर की तरफ बढ़ रही थी। उसने आसपास देखा। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और खेतों के बीच छोटे छोटे रास्ते उसके लिए नए थे। लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। घर के दरवाजे पर गोपाल की मां जमुना देवी खड़ी थी। काव्या, अंदर आ जाओ। जी माँ जी। बेटा, एक बात पहले ही समझ लो, हमारा घर शहर जैसा नहीं है। यहाँ सबको मिलजुल कर काम करना पड़ता है। माँ जी, मुझे पता है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुझे जो नहीं आता मैं सीख लूंगी। सीखना आसान बात नहीं होती। यहाँ सुबह जल्दी उठना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, घर साफ करना पड़ता है। माँ, काव्या को थोड़ा वक्त दे दो। वो पहली बार गांव में आई है। वक्त तो मिलेगा ही, लेकिन घर का काम भी तो रुक नहीं सकता। माँ जी, आप बस मुझे बता दीजिए कि क्या करना है। जमुना देवी कुछ पल काव्या को देखती रहीं। कल सुबह तुम मेरे साथ कुआं पर चलना, पानी भरना सीखना पड़ेगा। जी माँ जी। काव्या के लिए सब कुछ नया था, लेकिन उसने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही काव्या उठ गई। जमुना देवी जब बाहर आई तो काव्या को पहले से तैयार देखकर रुक गई। तुम इतनी जल्दी उठ गए? जी माँ जी, आपके साथ कुआं पर चलना था ना? अच्छा, चलो। दोनों गांव के पुराने कुआं की तरफ चल पड़ी। काव्या ने दूसरी औरतों को आसानी से पानी भरते देखा। उसने भी कोशिश की। पहली बार बाल्टी भारी पड़ गई और उसका हाथ हल्का सा फिसल गया। माँ जी, ये बाल्टी बहुत भारी है। पहले दिन सबको भारी लगती है। रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ो। काव्या ने दोबारा कोशिश की। इस बार उसने बाल्टी खींच ली। पास खड़ी कुछ औरतें उसे देख रही थी। देखना, 2 दिन में इसकी कमर दर्द करने लगेगी। शहर की आदत छोड़ना इतना आसान नहीं होता। काव्या ने उनकी बात सुन ली, लेकिन चुप रही। काव्या, किसी की बात का बुरा मत मानना। गांव में लोग जल्दी राय बना लेते हैं। माँ जी, मुझे किसी से शिकायत नहीं। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे काम से पहचाने। जमुना देवी ने पहली बार काव्या को गौर से देखा। घर लौटने के बाद जमुना देवी ने काव्या को रसोई दिखाई। आज तुम रोटी और सब्जी बना ले। मैं माँ जी, रोटी मैं बना लूंगी, लेकिन यहाँ की सब्जी बनाने का तरीका मुझे नहीं पता। तो फिर तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? शहर में मैं बहुत तरह का खाना बनाती थी, लेकिन गांव की तरीके से मैंने नहीं बनाया। आप एक बार सिखा दीजिए। ठीक है, आज मैं बता देती हूँ। जमुना देवी ने काव्या को मसाले की मात्रा समझाई। काव्या ध्यान से सब कुछ देखती रही। माँ जी, अगर मैं ये मसाला थोड़ा कम करूँ तो सब्जी हल्का स्वाद देगी। दोपहर तक खाना तैयार हो गया। गोपाल ने पहला निवाला खाया और कुछ पल चुप रहा। क्या हुआ? खाना ठीक नहीं बना? अरे नहीं, बहुत अच्छा बना है। जमुना देवी ने भी खाना चखा। सच में? पहली बार के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा बनाया है। आपको पसंद आया? बस मेरे लिए इतना ही काफी है। उसी शाम गोपाल की छोटी बहन मीरा काव्या के पास आई। भाभी, आपको गांव में अजीब तो नहीं लग रहा?
शुरू में थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन अब लग रहा है जैसे मैं यहाँ बहुत पहले से रहती हूँ। सच? मुझे लगा था आप शहर से आई हो तो हमसे दूर रहोगी। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुमसे दूर कैसे रहूंगी? तो फिर एक बात बताओ, शहर में आप क्या करती थी? मैं पढ़ाई करती थी और बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती थी। आप बच्चों को पढ़ाती थी? हाँ, मुझे बच्चों के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ के बच्चों को भी पढ़ा दो ना। काव्या कुछ पल चुप रही। शायद ये अच्छा लगेगा। अगले दिन से काव्या ने घर के काम के साथ गांव के बच्चों को भी शाम के समय पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले दिन सिर्फ 2 बच्चे आए, फिर 4, फिर 6। काव्या उन्हें मिट्टी पर अक्षर लिखकर समझाती, कभी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाती और कभी घर के आंगन में। लेकिन गांव के कुछ लोगों को ये भी पसंद नहीं आया। अब देखो, नई बहू गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। कल को पता नहीं और क्या नया काम शुरू करेगी। शहर से पढ़कर आई है ना, इसीलिए खुद को सबसे समझदार समझती होगी। काव्या ने ये बातें भी सुनी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। शाम को गोपाल ने उसे चुप बैठा देखा। काव्या, क्या हुआ? आज तुम इतनी चुप क्यों हो? गोपाल, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि गांव के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सके। तो फिर करते रहो, लोगों की बातों से तुम अपना अच्छा काम मत छोड़ो। लेकिन अगर लोग मुझे गलत समझे तो? जो लोग तुम्हें आज नहीं समझ रहे, जरूरी नहीं कि कल भी ना समझे। ठीक है, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगी। काव्या ने अपना काम जारी रखा। कुछ दिन बीत गए। अब गांव के बच्चे रोज शाम को उसके पास आने लगे थे। छोटी लड़की पीहू अपनी माँ के साथ काव्या के घर आई। बहू जी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरी बेटी को भी पढ़ा दीजिए। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? पीहू कल से नहीं, आज से ही पढ़ सकती है। मैं भी आपके पास पढ़ूंगी। उस दिन पहली बार किसी गांव वाले ने खुद अपनी बेटी को काव्या के पास भेजा था। जमुना देवी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। ये लड़की सच में कुछ अलग है। लेकिन काव्या को अभी ये नहीं पता था कि गांव में उसके लिए एक और बड़ी मुश्किल आने वाली थी। उसी रात गांव की चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा हुए। अगर ये बहू इसी तरह गांव के बच्चों को पढ़ाती रही तो कल को सब अपनी बेटियों को भी उसके पास भेजने लगेंगे। और फिर गांव की पुरानी सोच बदलने लगेगी। सोच बदलना बुरी बात है क्या? तुम नहीं समझोगे। बाहर से आया हुआ कोई इंसान हमारे गांव के तरीके नहीं बदल सकता। चौपाल की बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी और अगले दिन सुबह काव्या के घर के बाहर कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। काव्या ने दरवाजा खोला। आप सब यहाँ? हाँ काव्या, आज तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए। तुम बच्चों को पढ़ाना बंद करो। लेकिन क्यों? क्योंकि गांव में हर चीज अपनी मर्जी से नहीं होती। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ने से रोकना क्यों जरूरी है? भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। काव्या को नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। काव्या के घर के बाहर खड़े लोगों की बात सुनकर आंगन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। काव्या ने सबके चेहरे देखे। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसका काम अब सिर्फ पढ़ाई तक नहीं रहा। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का काम तुम्हारा नहीं है। तुम इस गांव की नई बहू हो। तुम्हें अपने घर का काम देखना चाहिए। घर का काम मैं करती हूँ। सुबह से शाम तक जो जिम्मेदारी है मैं उसे पूरा करती हूँ। लेकिन शाम को 2 घंटे बच्चों को पढ़ाने से किसी का क्या नुकसान हो रहा है? तुम्हें क्या पता गांव के लोगों का नुकसान क्या होता है? आज तुम बच्चों को पढ़ाओगी, कल तुम उन्हें अपनी बातें सिखाने लगोगी। पढ़ाई को भी गलत समझा जाना है? तभी जमुना देवी घर से बाहर आए। बस करो सब लोग। मेरे घर के आंगन में खड़े होकर मेरी बहू से इस तरह बात मत करो। जमुना, तुम भी इसकी तरफ होगे? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बहू ने घर का कोई काम नहीं छोड़ा और बच्चों को पढ़ाने में भी वो किसी से पैसा नहीं लेती। तुम्हें बाद में पता चलेगा कि ये सब क्या कर रही है। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बिना वजह किसी पर उंगली उठाना मुझे पसंद नहीं। रुक्मानी चाची और उसके साथ आए लोग वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते गांव में एक नई बात छोड़ गए।
अब कुछ लोग काव्या को सिर्फ शहर की लड़की नहीं बल्कि गांव की पुरानी सोच के लिए खतरा समझने लगे थे। उस शाम गोपाल घर आया तो काव्या चुपचाप आंगन में बैठी थी। काव्या, माँ ने मुझे सब बता दिया। तुम परेशान हो? मैं परेशान नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ कि किसी के बच्चों को पढ़ाना भी लोगों को इतना बुरा लग सकता है। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, इसीलिए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं डर नहीं रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये गांव खुद अपने बच्चों की पढ़ाई को समझे। तो फिर उन्हें समझाओ, लेकिन अकेली मत लड़ना। तो तुम मेरा साथ दोगे? जब तुम सही काम कर रही हो तो मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं दूंगा। बस मुझे तुम्हारा इतना साथ ही चाहिए। अगली शाम काव्या ने बच्चों को बुलाया। इस बार उसके आंगन में 10 बच्चे बैठे थे। काव्या भाभी, आज मैं अपना पूरा काम करके आई हूँ। बहुत अच्छी बात है। चलो पहले तुम सब अपना काम दिखाओ। बच्चे अपनी कॉपी काव्या के पास ले आए। किसी ने अक्षर लिखे थे, किसी ने गिनती और किसी ने छोटे छोटे शब्द। काव्या हर बच्चे की गलती समझा रही थी। तभी बाहर से एक आदमी की तेज आवाज सुनाई दी। काव्या, बाहर आओ। आप अंदर आ जाइए, बच्चों के सामने बात करने में कोई दिक्कत नहीं। तुमने मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए क्यों बुलाया? आपके बेटे ने खुद पढ़ने की इच्छा बताई थी। मेरा बेटा खेतों में काम करेगा, उसके लिए इतनी पढ़ाई की जरूरत नहीं। बच्चे को डांटने से उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वो खेतों का काम समझे तो पढ़ाई उसमें रुकावट नहीं है। तुम चुप रहो। तुम शहर से आई हो, तुम्हें गांव की जिंदगी क्या पता। शायद मुझे सब कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं आपसे भी सीख रही हूँ। लेकिन पढ़ाई के बारे में जो मुझे आता है मैं वो बच्चों को जरूर सिखाऊंगी। मोहन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। वो गुस्से में वहां से चला गया। बच्चों के चेहरे फिर उदास हो गए। तुम लोग बिल्कुल उदास मत हो, किसी की डांट से तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। धीरे धीरे काव्या की पढ़ाई की बात गांव के दूसरे घरों तक पहुंचने लगी। कुछ लोग अब भी उसके खिलाफ थे, लेकिन कुछ माता पिता चुपके से अपने बच्चों को उसके पास भेजने लगे। एक दिन जमुना देवी ने काव्या को पुराने संदूक से कुछ कपड़े निकालते देखा। बहू, ये सब क्या कर रही हो? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए कुछ कपड़े और पुरानी किताबें इकट्ठी करूं। लेकिन क्यों? कुछ बच्चों के पास पढ़ने के लिए कॉपी तक नहीं है। अगर घर में कोई पुरानी कॉपी, किताब या पेंसिल रखी हो और काम की ना हो तो उसे इन बच्चों को दिया जा सकता है। तुमने इतना सब सोच लिया? माँ जी, जब बच्चे सामने होते हैं तो उनके लिए कुछ करने का मन करता है। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है बहू। जमुना देवी ने अपने संदूक से पुरानी किताबें निकाल दी। मीरा ने भी अपनी पुरानी कॉपीज दे दी। गोपाल ने अपने शहर के एक दोस्त को खत लिखकर कुछ पढ़ाई का सामान भेजने को कहा। कुछ ही दिन में काव्या के पास बच्चों के लिए काफी सामान जमा हो गया। लेकिन तभी एक और मुश्किल खड़ी हो गई। गांव के कुछ लोगों ने फैसला किया कि काव्या को बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने आंगन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। अब बहुत हो गया। गांव के बीच में किसी को अपनी मर्जी चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन बच्चों को तो पढ़ने दिया जा रहा है। बच्चे आज पढ़ने आएंगे, कल को अपने माँ बाप की बात नहीं मानेंगे। हाँ, फिर गांव में पुराने तरीके कौन संभालेगा? उसी रात कुछ लोगों ने बच्चों के माता पिता को समझाया कि अपने बच्चों को काव्या के पास भेजना बंद कर दें। अगले दिन काव्या के आंगन में सिर्फ 3 बच्चे आए। पीहू, बाकी बच्चे चाहे? भाभी, उनके घर वालों ने मना कर दिया। क्या किसी ने बताया क्यों? कह रहे थे कि हमें घर का काम सीखना चाहिए, पढ़ाई नहीं। काव्या कुछ देर चुप रही। उसने बच्चों की तरफ देखा। फिर उसके चेहरे पर एक नया विचार आया। ठीक है, अगर बच्चे मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं बच्चों के पास जाऊंगी। आप हमारे घर आओगे? हाँ, जहाँ पढ़ने की इच्छा होगी मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। अगले दिन काव्या एक एक करके गांव के घरों में जाने लगी। सबसे पहले वो मोहन के घर पहुंची। मैंने कहा था ना, मेरे बेटे को पढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं आपके फैसले को बदलने नहीं आई, बस एक बात पूछने आई हूँ। क्या? अगर आपका बेटा खेती करेगा तो क्या उसके लिए हिसाब जानना जरूरी नहीं होगा? मोहन चुप रहा। बीज कितना खरीदना है, फसल कितनी निकली,
मंडी में कितना भाव मिला, किसने कितने पैसे दिए, ये सब समझने के लिए भी पढ़ाई काम आती है। ये बात तो सही है। मैं आपके बेटे को खेती से दूर नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो खेती को और अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, लेकिन पढ़ाई के बाद वो अपना काम भी करेगा। बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ। मोहन के घर से निकलते वक्त काव्या को पहली छोटी सी जीत मिल चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव का सबसे बड़ा विरोध अभी बाकी था। शाम को चौपाल पर रुक्मणी चाची ने सबके सामने एक फैसला रख दिया। कल हम सब मिलकर तय करेंगे कि काव्या को गांव में क्या करने दिया जाएगा और क्या नहीं। लेकिन किसी एक इंसान के काम का फैसला पूरा गांव कैसे करेगा? क्योंकि ये हमारा गांव है। उस बात के बाद चौपाल में सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं और उसी वक्त दूर खड़ी काव्या ने उनकी बात सुन ली। अगर कल फैसला होगा तो मैं भी कल सबके सामने अपनी बात रखूंगी। अगली सुबह चंदीपुर की चौपाल पर पूरा गांव जमा होने वाला था और काव्या को पहली बार अपनी बात पूरे गांव के सामने रखनी थी। अगली सुबह चंदीपुर की चौपाल पर गांव के लगभग सभी बड़े लोग जमा थे। कोई चरपाई पर बैठा था, कोई जमीन पर। सबकी नजर उस रास्ते पर थी जहां से काव्या आने वाली थी। कुछ ही देर में काव्या अपनी सास जमुना देवी और गोपाल के साथ चौपाल पर पहुंची। आ गई तुम? आज तुमसे गांव के सामने कुछ बात करनी है। जी चाची, मैं भी इसीलिए आई हूँ। मैं सबकी बात सुनूंगी। पहले सब लोग शांत हो जाओ। बात से बात निकलेगी तो कोई हल भी मिलेगा। हल तब निकलेगा जब ये लड़की अपनी मनमानी बंद करेगी। मैंने ऐसी क्या मनमानी की है? तुमने गांव के बच्चों को अपने पास बुलाना शुरू किया, उन्हें पढ़ाना शुरू किया। अब घर घर जाकर उनके माता पिता को समझाती फिर रही हो। जी, मैंने ये सब किया है। तो फिर तुम्हें गलती समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को पढ़ाना गलत कैसे हो गया। चौपाल पर बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पढ़ाई बुरी नहीं है, लेकिन तुम गांव के तरीके बदलने की कोशिश कर रही हो। अगर कोई तरीका बच्चों के लिए अच्छा हो तो क्या उसे बदलना गलत है? मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई है। मोहन, तुम भी इसकी तरफ बोल रहे हो? मैंने अपने बेटे को पढ़ने से मना किया था। काव्या मेरे घर आई और उसने मुझे समझाया कि खेती के लिए भी पढ़ाई काम आ सकती है। मैंने सिर्फ अपनी बात कही थी, फैसला आपका था। और मुझे लगा कि मेरी सोच थोड़ी पुरानी थी। मोहन की बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन रुक्मणी चाची अभी भी अपनी बात पर टिकी हुई थीं। आज एक बात मान ली तो कल तुम सब इसकी हर बात मानोगे। फिर गांव का फैसला कौन करेगा? गांव का फैसला कोई एक आदमी नहीं करेगा, सब मिलकर करेंगे। जमुना, तुम अपनी बहू के मुंह में सब भूल गई हो। मैं अपनी बहू के मुंह में नहीं हूँ, मैं उसके काम को देख रही हूँ। ये सुबह मेरे साथ घर का काम करती है, दोपहर को घर संभालती है और शाम को बच्चों को पढ़ाती है। माँ जी, मुझे अपनी तारीफ नहीं चाहिए। मैं तारीफ नहीं कर रही, मैं सच बता रही हूँ। तभी एक छोटा लड़का भीड़ में से आगे आया। ये मोहन का बेटा सोनू था। चाची, मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, बोलो। पहले मुझे अपना नाम लिखना भी ठीक से नहीं आता था। काव्या भाभी ने मुझे सिखाया। अब मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। सोनू ने खुद बहुत मेहनत की है। भाभी ने मुझे सिर्फ नाम नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे अपने खेत का हिसाब लिखना भी सिखाया। हाँ, ये बात सच है। अब भीड़ में खड़े कुछ लोगों के चेहरे बदलने लगे। पीहू भी अपनी माँ के साथ आगे आई। काव्या भाभी ने मुझे पढ़ना सिखाया, अब मैं बाजार में लिखे शब्दों को पहचान लेती हूँ। ये सब बच्चों की मेहनत है। रुक्मानी चाची कुछ देर तक चुप रही, लेकिन फिर उसने एक और बात उठाई। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम ये सब कब तक करोगी? तुम खुद अपने घर की जिम्मेदारी कैसे संभालोगी? जब तक मैं संभाल सकूंगी करती रहूंगी, और अगर कभी मैं अकेली ना कर पाऊं तो गांव के दूसरे लोग भी साथ आ सकते हैं। ये बात तो सही है। मैं चाहती हूँ कि ये काम सिर्फ मेरा ना रहे। मैं चाहती हूँ कि गांव के लोग मिलकर बच्चों के लिए एक छोटी सी पढ़ाई की जगह बना दे। पढ़ाई की अलग चला? हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ बच्चे शाम को आ सके,
जहाँ उन्हें पढ़ने के लिए कॉपी, किताब और जरूरी सामान मिल सके। और पैसा कहाँ से आएगा? जितना हम सब मिलकर दे सकते हैं उतना देंगे। किसी पर बोझ नहीं होगा। अगर हर घर थोड़ा थोड़ा दे तो शायद काम शुरू हो सकता है। मैं अपने पुराने घर का एक कमरा दे सकता हूँ, वो काफी समय से खाली पड़ा है। ये बहुत बड़ी मदद होगी। तुम लोग इतनी जल्दी मान की गए? चाची, कभी कभी किसी की बात सुन लेना भी जरूरी होता है। आखिरकार चौपाल में फैसला हुआ कि पुराने पंचायत कमरे को शाम की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कव्या ने किसी पर अपनी बात थोपने के बजाय सबकी मदद से काम शुरू करने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त गांव के एक कोने से एक आवाज आई। ये सब करने से पहले एक और बात सोच लो। क्या बात है दिनेश? अगर बच्चे पढ़ने लगेंगे तो कल को गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। हर पढ़ने वाला बच्चा गांव नहीं छोड़ता। लेकिन कुछ तो जाने। और अगर कोई बच्चा पढ़कर शहर जाए और अच्छा काम सीखकर वापस आए तो क्या ये गांव के लिए बुरी बात होगी? दिनेश चुप हो गया। मेरा सपना बच्चों को गांव से दूर करना नहीं है। मेरा सपना है कि अगर वो गांव में रहें तो भी अपने फैसले खुद समझ सकें। दिनेश के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ ही देर में चौपाल खत्म हो गई। लोग अपने घर चले गए। काव्या, गोपाल और जमुना देवी भी घर लौट आए। भाभी, सच में अब पढ़ाई के लिए अलग जगह मिलेगी? हाँ, लेकिन सिर्फ जगह मिलने से काम नहीं चलेगा। उसे चलाने के लिए सबकी मदद चाहिए। मैं भी मदद करूंगी। तुम क्या करोगी? मैं बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाऊंगी। बस, फिर तुम मेरी पहली मददगार हो। अगले दिन से पंचायत का पुराना कमरा साफ करना शुरू हुआ। काव्या ने झाड़ू उठाया, मीरा ने पुरानी दीवारों से मिट्टी साफ की, गोपाल ने टूटी हुई खिड़की ठीक की, जमुना देवी ने पुराने कपड़े धोकर बच्चों के बैठने के लिए बिछा दिए। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी मदद करने लगे। मेरे पास कुछ लकड़ी के पतरे हैं, मैं उनसे बच्चों के लिए छोटी मेज बना दूंगा। मैं पुरानी कुर्सियां ले आता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। अब ये सिर्फ मेरा काम नहीं रहा। कुछ दिन की मेहनत के बाद पुराना कमरा पहचान में नहीं आ रहा था। दीवारों पर बच्चों के बनाए हुए अक्षर लगे थे। एक कोने में किताबें रखी थी और सामने मिट्टी की एक छोटी सी दीवार पर काव्या ने लिखा था, सीखना कभी बंद मत करो। बच्चे रोज शाम को वहां आने लगे। भाभी, जल्दी चलिए। क्या हुआ पीहू? पढ़ाई वाले कमरे का ताला टूट गया है। क्या? काव्या तुरंत वहां पहुंची। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर रखी कुछ कॉपी जमीन पर पड़ी थी। कुछ किताबें भी इधर उधर बिखरी हुई थीं। पहले ये देखते हैं कि कुछ चोरी हुआ है या नहीं। सब वहां पहुंच चुके थे। सबने कमरे को ध्यान से देखा। एक कोने में रखी बच्चों की नई किताबें गायब थीं। किताबें कौन ले गया? अभी तो ये जगह ठीक से चली भी नहीं थी, इस वजह से हम इसे बंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बार बार नुकसान करता रहा तो हम और मजबूत होकर इसे चलाते रहेंगे। काव्या को शक था कि किसी ने जानबूझकर ये सब किया है, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। उस रात वो देर तक बैठी सोचती रही। तभी जमुना देवी उसके पास आई। बहू, सोने? नहीं माँ जी, बस सोच रही हूँ कि किसी को बच्चों की पढ़ाई से इतनी परेशानी क्यों है। हर नई बात को लोग तुरंत नहीं समझते। लेकिन अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं तो वो मुझसे बात करे। बच्चों की किताबें क्यों खराब करे। तुमने अब तक किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए तुम अपना काम मत छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह काव्या ने बच्चों को फिर बुलाया। किताबें कम थीं, इसलिए उसने बच्चों को अपनी पुरानी कॉपीज के पन्ने बांट दिए। आज किताबें कम हैं, लेकिन पढ़ाई कम नहीं होगी। जी भाभी। सब बच्चे पढ़ने लगे। दूर खड़ी रुक्मणी चाची ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार गुस्सा कम और सोच ज्यादा थी। लेकिन उसी समय एक आदमी चुपके से चौपाल की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में वही किताबें थीं जो पढ़ाई वाले कमरे से गायब हुई थीं, और किसी ने उसे देख लिया। अरे, ये किताबें इसके पास कैसे? मीरा तुरंत काव्या को बुलाने गई। जल्दी ही काव्या और मीरा उस आदमी के सामने खड़ी थी। उस आदमी का नाम रतन था। रतन काका, ये किताबें आपके पास कैसे आई? वो बस मैं... रतन कुछ कह नहीं पाया। सबकी नजर उस पर टिक गई और अब सच सामने आने वाला था।
रतन के हाथ में वही किताबें थीं जो पढ़ाई वाले कमरे से गायब हुई थीं। चौपाल के पास खड़े सब लोग उसे देख रहे थे। रतन काका, सच सच बताइए, ये किताबें आपके पास कहाँ से आईं? मैं बस इन्हें घर ले जा रहा था। लेकिन ये किताबें तो पढ़ाई वाले कमरे में रखेंगी। हाँ, मुझे पता है। रतन काका, अगर आपने ये किताबें ली हैं तो कोई बात नहीं, बस सच बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं नहीं चाहता था कि ये पढ़ाई का कमरा चले, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे घर के बच्चे पढ़ाई में लग गए तो खेती का काम कौन करेगा। कुछ पल के लिए काव्या चुप हो गई। काव्या ने रतन को गुस्से से नहीं देखा, वो उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। काका, क्या आपको लगता है पढ़ाई और खेती एक साथ नहीं चल सकती? मुझे तो यही लगता था। अगर आपका बेटा हिसाब जानता हो, फसल का भाव समझता हो और बाजार में किसी से धोखा न खाए, तो क्या ये खेती के लिए अच्छा नहीं होगा? ये बात मैंने कभी इस तरह नहीं सोची। इसीलिए हम पढ़ाई करा रहे हैं, बच्चों को अपने घर और गांव से दूर करने के लिए नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती मान लेना भी बड़ी बात होती है। रतन ने सारी किताबें वापस कर दी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे, लेकिन उसी समय गांव के खेतों में एक बड़ी परेशानी आ गई। कई किसानों की फसल पर कीड़े लग गए। सब लोग चौपाल में जमा हुए। अब क्या होगा? अगर फसल खराब हो गई तो साल भर का नुकसान हो जाएगा। मेरे खेत में भी यही हाल है। मेरे पास तो अगले मौसम के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। काव्या ने सबकी बात सुनी। क्या आप लोगों ने किसी जानकार से इस बारे में बात की? नहीं, हम तो बस सोच रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे कैसे? अगर हम मिलकर सही जानकारी लेंगे तो शायद फसल को बचाया जा सकता है। मैं शहर में एक व्यक्ति को जानता हूँ जो खेती के बारे में अच्छी जानकारी रखता है। मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, तुरंत बात करो। गोपाल ने अपने दोस्त से बात की। अगले दिन उसे कुछ जरूरी जानकारी मिली। काव्या ने गांव के किसानों को इकट्ठा किया। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किस तरह के कीड़े लगे हैं। बिना जाने कुछ भी डाल देना ठीक नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें? जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से पहले प्रभावित पौधों को अलग देखो, फिर जरूरी उपाय करो। अगर इससे फसल बच सकती है तो हम सब मिलकर करेंगे। किसानों ने मिलकर अपने खेतों को देखा। जहां ज्यादा नुकसान था वहां अलग से ध्यान दिया गया और वहां दवाई लगाई गई। कुछ ही दिनों में फसल की हालत सुधरने लगी। कुछ दिन बाद सब लोग चौपाल में इकट्ठा हुए। काव्या, देखो, मेरे खेत के पौधे फिर से ठीक लग रहे हैं। मेरे खेत में भी नई हरी पत्तियां आ रही हैं। अगर हम बिना सोचे सब कुछ छोड़ देते तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती थी। इसीलिए जानकारी जरूरी है। अब गांव के लोग काव्या को सिर्फ गोपाल की शहर वाली पत्नी के रूप में नहीं देखते थे। अब लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे थे। लेकिन काव्या हर बार कहती, मैं अकेली कुछ नहीं कर रही, हम सब मिलकर कर रहे हैं। काव्या ने अपनी समझदारी, मेहनत और अच्छी सोच से धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों की पुरानी सोच बदल दी। अब गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ाई की अहमियत समझने लगे थे और खुशी से उन्हें काव्या के पास पढ़ने भेजने लगे। बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगे और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें पुरानी सोच को बदलने से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई पुरानी सोच हमारी तरक्की और बच्चों के बेहतर भविष्य के रास्ते में रुकावट बन रही हो तो उसे बदलना चाहिए। अच्छी सोच, सच्ची मेहनत और सही कोशिश से एक इंसान धीरे धीरे पूरे समाज में बदलाव ला सकता है।